साल 2025 कुंभ का मेला आप सभी को याद होगा। वहाँ पर कितने चमत्कारी साधु आए, कितने वहाँ पर चमत्कार हुए, ये सब भी आपने बहुत सारी कहानियों में सुना होगा। लेकिन आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अलग हट के कहानी है। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की माला बेचने के लिए अपने परिवार के साथ आती है और एक दिन रात को 10 बजे वो वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, घर वाले इधर उधर ढूंढने में लग जाते हैं कि कहाँ हमारी बेटी गई। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो लड़की एक साधु के हाथों में हाथ डालकर वहाँ आती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, जो भी इस लड़की को देखता है बस देखता ही रह जाता है। और यहाँ पर उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये प्रयागराज के महाकुंभ की 2025 की हकीकत की घटना है। दोस्तों, जब कुंभ की स्टार्टिंग होती है उससे कुछ दिन पहले ही यहाँ पर साधु महाराज अपने तंबू लगा लेते हैं और वहीं पर उनके जो चेला चपाटे हैं वो सभी रहने लगते हैं। ऐसे ही एक साधु महाराज का यहाँ पर तंबू लगा होता है। महाराज के साथ एक नया चेला आता है जिसका नाम अभय होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होती है। दोस्तों, 5 ही दिन उसे यहाँ पर बीतते हैं। उसे साधु का भेष तो दे दिया गया था लेकिन पूरी तरह से दीक्षा वगैरह उसे नहीं दी गई थी क्योंकि वो अभी नया नया साधु बनने के लिए आया था। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि शायद इसे अभी कुछ दिन और देखना चाहिए, उसके बाद ही इसे अपना चेला बनाएंगे, पूर्ण रूप से इसे साधु का रूप देंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर कपड़े तो उसने इसी तरह के पहन लिए थे और एक दिन का वाकया होता है जब सुबह सुबह पड़ोस में ही चाय बट रही होती है तो वो चाय वालों के पास जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि लड़की जो बार बार उस चाय वाले से चाय लेती है और चाय का कप पीकर उसे फेंक देती है, फिर दोबारा से चाय ले लेती है। इसी तरह से वो 3 बार चाय ले लेती है। तो ये लड़का उस लड़की को देखने लगता है। देखने में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, अब ये लड़का उसे बस देखता ही रह जाता है और उसके बाद ये यहाँ पर चाय लेता है और वहाँ से वापस आ जाता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर कुछ समय बीतता है और जैसे ही दिन में करीब 12 से 1 बजते हैं वो लड़की माला बेचने के लिए बाजार में घूम रही होती है, जो कुंभ का बाजार लगा होता है। दोस्तों, वहाँ पर अब ये लड़का अभय जो साधु की ड्रेस में होता है उस लड़की के सामने पहुँच जाता है और कहने लगता है कि क्या आप मुझे माला दोगी? तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि हाँ जी महाराज, आपको माला क्यों नहीं देंगे, हमारा काम ही माला बेचने का, आप बताइए आपको कौन सी माला देनी है। तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे इस माला का रेट बताओ, मुझे इस माला का रेट बताओ। इसी तरह से लगभग करीब करीब वहाँ से 25 मिनट का टाइम लग जाता है। वो लड़की कहने लगती है कि महाराज, अगर आपको माला चाहिए तो आप सीधे सीधे ले लीजिए, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमारा गुजारा इसी से चलता है, हमारे घर परिवार में हम भी कमाने वाले लोग हैं और अगर हम इस तरह से अपने टाइम को ख़राब कर लेंगे तो हम कमाएंगे क्या, फिर खाएंगे क्या। तो यहाँ पर वो साधु महाराज कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपकी सारी मालाएं खरीद लेता हूँ, इन सारी मालाओं का दाम बताइए। तो यहाँ पर जो लड़की माला बेचने वाली होती है वो कहने लगती है कि बाबा, क्या आप सच में ही सारी माला खरीद लोगे? साधु के भेष में जो लड़का होता है अभय, वो कहता है कि ठीक है, मैं सारी मालाएं आपसे खरीद लेता हूँ, आप इनके दाम बताइए। तो वो वहाँ पर उनके दाम करीब 12,000 रुपये बताती है। वो कहता है कि चलो मैं अपने तंबू में आकर आपको पूरे पैसे दे देता हूँ। दोस्तों, वो लड़का उस लड़की को तंबू में लेकर जाता है और तंबू में ले जाने के बाद वहाँ से वो खुद अपने कपड़े चेंज करता है और खुद अपने साधारण से कपड़ों में आ जाता है और इस लड़की को पैसे दे देता है। पैसे देने के बाद इस लड़की से कहता है कि अब तो आपका काम हो गया है, अब तो सारी मालाएं आपकी बिक चुकी हैं, अब तो आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर वो लड़की उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है हाँ हाँ, अब तो मेरे पास टाइम है। तो ये लड़का कहता है कि चलो मुझे मेला नहीं घुमाओगे। तो यहाँ पर वो लड़का उस लड़की के साथ मेला घूमने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता हुआ वो एक जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारा खाना पीना चल रहा था। अब उस लड़की को खाना पीना खिलाता है और उसके पैसे भी वो खुद ही दे देता है। उसके बाद उस लड़की से कहता है कि चलो नाव से घूम कर आते हैं। फिर ये दोनों नाव से घूमने के लिए आगे चल देते हैं। अब यहाँ पर इस लड़की के बारे में भी पूछने लगता है तो ये लड़की अपना नाम राखी बताती है। दोस्तों, राखी का नाम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और
धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है, पूरे एक दूसरे के जीवन के बारे में ये बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर लड़का भी अपने दिल की बात ऐसे कहना चाहता है, लेकिन जल्दी से कुछ कह नहीं पाता और फिर यहाँ पर वो चुपचाप बैठा रहता। लड़की भी इसकी तरफ देखती है, वो भी समझ रही थी कि ये लड़का कुछ और ही चाहता है, लेकिन लड़की भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। और फिर यहाँ पर ये दोनों अपने अपने जो भी इनके तंबू होते हैं उनमें चले जाते हैं। दोस्तों रात को इनको नींद ही नहीं आती, ना तो लड़की को नींद आती ना ही इस लड़के को नींद आती। रात को करीब 10 बजे का वक्त होता है। लड़का बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, इधर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है। दोस्तों फिर ये लड़का तंबू से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर इसने फिलहाल तो सन्यासी के ही कपड़े पहन रखे थे। बाहर निकलकर जैसे ही आता है तो सामने उसी लड़की को देखता है। दोस्तों उस लड़की को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा बेचैन भी होता है, इसके मन में बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है और ये कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो। लड़की कहती है कि चुप रहो, उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर जो मेला एरिया है उससे बाहर की तरफ लेकर जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ उसे कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ तो सही, तुमने मेरे जीवन में कर क्या दिया है। मुझे हर पल तुम ही दिखाई दे रहे हो, मुझे ना तो नींद आ रही है ना ही मैं कुछ खा पा रही हूँ। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है ऐसा ही हाल कुछ मेरा है। दोस्तों यहाँ पर फिर वो लड़की उससे पूछने लगती है क्या तुम मेरे साथ में जीवन बिताना चाहोगे। तो लड़का यहाँ पर कहता है कि मैं तो ये तुमसे पहले कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है तुम तो सन्यासी हो, फिर तुम मेरे साथ में कैसे जीवन बिताओगे। तो यहाँ पर वो लड़का अपनी पूरी अपबीती उस लड़की को बताता है। वो कहता है कि मैं सन्यासी तो अभी आकर मुझे 5-6 दिन हुए हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की मुझे धोखा देकर चली जाती है और उसके बाद मैं इतनी बुरी तरह से टूट जाता हूँ, बस मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। फिर मेरे पिताजी जो साधु महाराज हैं वो मेरे पिताजी के गुरु हैं और गुरु से वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इन्हें अपने पास रखो और इन्हें ऐसी शिक्षा दो जिससे कि ये वापस हमारे ही गृहस्थ जीवन में आ जाए। इसलिए इन्होंने मुझे अपने पास चेला बनाकर रखा हुआ। फिलहाल मैं इनका बस ऐसा ही चेला हूँ, मैंने अभी कोई दीक्षा वगैरह नहीं ली है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की भी उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि तुम्हारी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है और मैं तुम्हारे साथ सदा खुश रहूँगी और तुम्हें भी हमेशा खुश रखूँगी। दोस्तों उसके बाद ये दोनों बातें करते करते हुए एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर सीधे वापस अपने तंबुओं की तरफ आने लगते हैं। तभी यहाँ पर घर वाले बाहर आ जाते हैं। घर वाले देखते हैं कि उनकी लड़की एक साधु महाराज के हाथ में हाथ डालकर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर शोर मचने लगता है और इधर जो साधु महाराज इसके गुरु होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि इसका दिमाग कैसा हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर जब इस लड़के से बातचीत की जाती है, उस लड़की से बातचीत की जाती है, तो यहाँ पर ये दोनों निर्णय ले चुके थे कि एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। इधर जो साधु महाराज होते हैं उनके पास अपने चेले का नंबर होता है। अपने चेले यानी कि इस लड़के के पापा के पास फ़ोन करते हैं और उसे यहाँ पर बुलाते हैं। दोस्तों पापा अगली ही सुबह आ जाते हैं। जो पापा होते हैं बहुत बड़े धनवान होते हैं, करोड़पति व्यक्ति होते हैं और जब अपने बेटे की इस तरह की वाकया को सुनते हैं तो वो भी एक बार के लिए दुखी भी होते हैं और एक बार के लिए खुश भी होते हैं। वो दुखी तो इसलिए होते हैं कि वो पता नहीं कैसी लड़की से शादी कर रहा है और खुश इसलिए होते हैं कि वो अब दोबारा से हमारे गृहस्थ जीवन में लौट आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर पिता जब अपने बेटे से बात करता है तो यहाँ पर बेटा यही कहता है कि बाबूजी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इधर उस लड़की के घर वालों को भी बुलाया जाता है, उनसे भी बातचीत की जाती है। तो लड़की के घर वाले कहने लगते हैं कि साहब आप तो करोड़पति व्यक्ति हैं, हमारी लड़की तो हम गरीब आदमी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, हम भला आपका सामना कैसे कर सकते, कैसे आपके घर की बहू हमारी बेटी बनेगी। दोस्तों यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि हमें धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमारे बेटे के जीवन को जो आगे सुधार सके ऐसी लड़की आपकी है और ये यहाँ पर हमारा लड़का बहुत खुश है। दोस्तों यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमारा लड़का आपकी लड़की को पाकर बहुत खुश है, वरना हमारा लड़का तो टूट ही चुका था। हम लोग तो ये सब्र कर कर बैठ चुके थे कि हमारा लड़का अब हमारे हाथों से जा चुका है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत ही गलत हुआ था। दोस्तों पूरी कहानी पिता यहाँ पर उन घर वालों को भी बताते हैं। तो यहाँ पर वो घर वाले भी तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर फिर कुंभ का मेला जैसे ही समाप्त होता है कुछ दिन के बाद एक डेट रखी जाती है और उस
डेट पर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और शादी के बाद आज ये लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश है, वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश है। दोनों के दोनों बड़े आराम से अपने बिजनेस को चला रहे हैं और उनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से बीत रहा है। तो दोस्तों, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें इंसान टूट जाता है और टूटकर ऐसे निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है जिनको वो लेना तो नहीं चाहता, लेकिन वो करे तो क्या करे। यहाँ पर ये लड़का भी साधु तो नहीं बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इसके दिमाग में वो जो प्यार का भूत था, जिस लड़की से ये प्यार करता था वो लड़की किसी और के साथ चली जाती है। तो बस ये वही रास्ता चाहता है कि मैं बस इसी रास्ते पर चलूं और मैं सन्यासी बन जाऊं। लेकिन यहाँ पर एक माला बेचने वाली लड़की ने दोबारा से उसका फैसला बदल दिया और वो दोबारा से फिर अपने गृहस्थ जीवन में आ चुका होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर उन साधु महाराज का भी धन्यवाद देना होगा जिन्होंने अभी तक इसको पूरी तरह से दीक्षा वगैरह नहीं दी थी और ना ही इसको पूरी तरह से साधु बनाया था, क्योंकि उन्हें भी शायद इसके भविष्य के बारे में पता था कि आगे चलकर ये क्या करने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर उन साधु महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो लर्जन राजू का आता है। वो लिखते हैं, सर टाइम किसका कब बदल जाएगा किसी को कुछ मालूम नहीं होता, इसलिए इंसान चित्र से नहीं चरित्र से जाना जाता है। लोगों की कहानियाँ बहुत कुछ सिखाकर जाती हैं, बस समझदार होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा। दोस्तों, उसके बाद समधन पटेल जी हमें लिखते हैं, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पटेल जलगांव महाराष्ट्र से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी हमें लिखते हैं, घमंड रामन का ही नहीं चला जी। तो यहाँ पर इन लोगों का घमंड कैसे चलेगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, सही बात है सर, मस्त एकदम, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मुमन श्रीवास्तव जी, सही बात है, जय राम जय श्री राम, बिहार 28 से दिल तक, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू बघेल जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। सोनू जी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमें दिखाते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,